हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है संघ और राज्यों के मध्य संबंध। यह अध्याय 23 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संघात्मक और परिसंघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों और दायित्वों का विभाजन एक जटिल समस्या होती है, जबकि इंग्लैंड जैसे एकात्मक देशों में यह समस्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां संघ की शक्ति में भागीदार करने वाले राज्यों का अस्तित्व ही नहीं है। तो इंग्लैंड जैसे एकात्मक देशों में राज्यों का अस्तित्व नहीं है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे संघात्मक तथा परिसंघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों और दायित्वों का विभाजन ऐतिहासिक परिस्थितियों, भौगोलिक संपर्क, संचार व परिवहन की सुविधाएं, जनता की इच्छा और विभिन्न राज्यों की सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना आदि अनेक कारकों पर निर्भर करता है। एक ओर भारत और कनाडा जैसे देश शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में हैं, तो दूसरी ओर स्विट्जरलैंड जैसे देश सशक्त राज्यों के पक्षधर हैं। जबकि अमेरिका में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन की स्थिति दिखाई देती है। भारत की संघीय शासन प्रणाली केंद्र के संविधान से प्रेरित है। कनाडा के समान ही भारत में भी केंद्र और राज्यों की शक्तियों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करते हुए एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। और इस प्रकार अगर बात करें तो भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी केंद्र के सशक्त पक्ष में झुका हुआ है, जो आपातकाल में एक प्रकार से एकात्मक स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। संविधान का यह लक्षण देश की एकता और अखंडता के लिए उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। केंद्र और राज्यों के बीच कुल 4 प्रकार के शक्तियों का बंटवारा हो सकता है। ये 4 जो प्रकार हैं, विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय। लेकिन भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का ही विभाजन किया गया है। न्यायिक प्रणाली का जो स्वरूप है इसको एकीकृत रखा गया है, यानी न्यायिक शक्तियों का न्यायिक शक्तियों का संघ और राज्यों के मध्य विभाजन नहीं किया गया है। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो केंद्र राज्य संबंधों का जो वर्गीकरण है 3 रूपों में है: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। विधायी संबंध का जिक्र अनुच्छेद 245 से 255 तक, प्रशासनिक संबंध का उपबंध अनुच्छेद 256 से 263 तक और वित्तीय संबंध का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 264 से 293 तक। इन सभी को बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले विधायी संबंध के बारे में अगर देखें तो विधायी संबंध केंद्र और राज्यों की कानून बनाने की शक्तियों की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाता है। संविधान के भाग 11 में, याद रखिएगा, संविधान के जो भाग 11 है, 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंधों का विस्तृत विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अगर बात करें, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत तो अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई है और इसके साथ ही अनुच्छेद 249, 250, अनुच्छेद 252, 253 के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में केंद्र को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का व्यापक अधिकार है। विधायी शक्तियों का जो विभाजन है इसको देख लेते हैं। विधायी शक्तियों का विभाजन 2 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। पहला है राज्य क्षेत्र के आधार पर और दूसरा विषयों के आधार पर। राज्य क्षेत्र के आधार पर अगर बात करें तो इसका जिक्र अनुच्छेद 245 में और विषय के आधार पर अगर बात करें तो इसका जिक्र अनुच्छेद 246 में किया गया है। राज्य क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर शक्तियों का विभाजन। देखिए, राज्य क्षेत्रीय विस्तार का जो संबंध है वो इस बात से है कि केंद्र और राज्य की विधायिकाओं के द्वारा निर्मित कानून कितने भूभाग पर प्रभावी हो सकते हैं। अनुच्छेद 245 के विभिन्न उपबंधों में इसकी व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 245(1) के अनुसार अगर बात करें तो संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए विधि निर्मित कर सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि निर्मित कर सकेगा। याद रखिएगा। देखिए, संसद समान परिस्थितियों में केंद्र सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर ही कानून बना सकती है, सामान्य परिस्थितियों में, जबकि राज्य विधानमंडल राज्य सूची में शामिल विषयों पर, लेकिन राज्य विधानमंडल भी समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकता है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि संसद ने पहले ही उस विषय पर कोई कानून इस आशय के साथ न निर्मित किया हो कि उसका जो कानून है पूरे देश में परिवर्तनीय है। तो यानी अगर स्पष्ट शब्दों में अगर बात करें तो संसद ने इस मतलब कि अगर ऐसा कोई कानून
मतलब कि नहीं बना रखा है, या उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है कि उसका जो कानून है पूरे देश में जो है मतलब कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और इस आशय से अगर पारित किया है तो इसमें जो केंद्र का मतलब कि कह सकते हैं कि जो अधिकार होगा वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो इसके बाद जो है इस विषय पर राज्य विधानमंडल कोई कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि केंद्र शक्तिशाली हो जाता है इन मामलों में। तो ये जो शर्त है इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, कोई भी राज्य विधानमंडल मूल अधिकारों को सीमित करने वाला कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13(2) में ऐसा करने का जो है ऐसे करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो कोई भी राज्य विधानमंडल मूल अधिकार को सीमित करने वाला कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 13(2) है वो ऐसा करने के लिए रोक लगाता है, ऐसा करने के लिए प्रतिबंध लगाता है। और अनुच्छेद 245(2) में कहा गया है कि संसद के द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर जो है अविधि मान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, तो राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन हुआ है। यानी संसद केवल भारत ही नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी कानून बना सकती है। संसद की इस शक्ति के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे पहला है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 3 और 5 के अनेक प्रावधानों में देखे जा सकते हैं। तो जो आईपीसी की धारा 3 और 5 है, इनके जो प्रावधान है इसमें देखा जा सकता है। और भारत के ये जो है ये भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर किए जाने वाले अपराधों को भी शामिल करता है। लेकिन राज्य विधानमंडल को राज्य के बाहर के क्षेत्र के लिए विधि बनाने का अधिकार नहीं है। राज्य के द्वारा निर्मित जो विधियां हैं वो राज्य के सीमा के अंदर ही लागू हो सकती हैं। क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत इसका एक अपवाद है। क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 245(1) के संदर्भ में अगर बात करें तो एक प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है कि यदि किसी राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानून किसी अन्य राज्य पर कुछ प्रभाव डालता है तो उसे वैध माना जाएगा या अवैध। तो ऐसे स्थिति में अगर ऐसा प्रश्न उठता है तो ऐसे स्थिति में न्यायालय राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह विधान के प्रयोजन और राज्य क्षेत्र से जुड़े होने के बीच संबंधों को सिद्ध करे, और इसे राज्य क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत कहते हैं। राज्य क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत। यदि देखिए विधान की जो विषय वस्तु है, यदि विधान की जो विषय वस्तु है और विधान बनाने वाले राज्य के बीच पर्याप्त निकटता है तो राज्य की विधि जो है अविधि मान्य नहीं होगी, यानी अवैध नहीं होगी। और इस सिद्धांत का संरक्षण प्राप्त करने के लिए राज्य और विधि की विषय वस्तु के बीच वास्तविक संबंध होना चाहिए, काल्पनिक नहीं। विषयों के दृष्टि से विधायी शक्तियां, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर एज पर सब्जेक्ट्स, विषयों के दृष्टि से विधायी शक्तियां जो है इनके बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 248 में संसद और राज्य के विधानमंडलों की विधि निर्माण की शक्तियों के संदर्भ में विस्तार से जो है चर्चा की गई है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए अगर बात करें तो अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों का जिक्र किया गया, वर्णन किया गया है, जो संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में दी गई है। पहली सूची संघ सूची, और यानी संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट, केंद्र सूची। दूसरी राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, और तीसरी समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। याद रखिएगा, संघ सूची यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में इस मतलब कि इन विषयों के बारे में, इन लिस्टों के बारे में जिक्र किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। और केंद्र राज्यों के मध्य विषयों के संबंध में 3 सूची प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। याद रखिएगा, सूचियों का जो परिचय है इसके बारे में अगर देखें तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, संघ या केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियों का संक्षिप्त अगर परिचय देखें तो सबसे पहले यूनियन जो लिस्ट है इसके बारे में मतलब कि जिक्र करेंगे। संघ सूची, इसमें प्रायः वे विषय शामिल किए जाते हैं जिनका संबंध राष्ट्रीय महत्व के विषय से है, जिन पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो केवल संसद को प्रदान की गई है। संघ सूची में मूलतः 97 जो है विषय हैं, यानी प्रविष्टियां शामिल हैं।
संविधान लागू होने के बाद इसमें 5 बार संशोधन किया गया और वर्तमान में अगर बात करें तो इस सूची में कितने प्रविष्टियां शामिल हैं, तो 100 प्रविष्टियां शामिल हैं, यानी 100 सब्जेक्ट हैं। संघ सूची में किए गए जो संशोधन है और इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए कब कब संशोधन किया गया इस बात को ध्यान में रखिएगा। छठे संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 क जोड़ी गई और इसका जो विषय है 92 क का वह समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतरराज्यीय क्रय और विक्रय पर कर। सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 का लोप कर दिया गया और प्रविष्टि संख्या जो 33 है इसका जो विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण, इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रविष्टि संख्या 2 का जोड़ी गई और इसका जो संबंध है किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से। ठीक है, इसके बाद 46वें संविधान संशोधन 1982 के द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ख जोड़ी गई और 92 ख का संबंध अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर से है। 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ग जोड़ी गई और इसका संबंध सेवा कर से था। राज्य सूची के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें शामिल विषयों पर राज्य के विधानमंडलों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है और साधारण स्थितियों में संसद जो है इस शक्ति का उल्लंघन नहीं कर सकती है। इस सूची में क्षेत्रीय अथवा स्थानीय महत्व के विषय शामिल है, जैसे लोक स्वास्थ्य, ठीक है, लोक व्यवस्था, स्वच्छता, पुलिस और स्थानीय शासन। राज्य सूची में मूलतः 66 प्रविष्टियां शामिल थी। बाद में 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 36वीं प्रविष्टि को हटा दिया गया, जबकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 4 प्रविष्टियों को प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20 और 29 को हटा दिया गया और वर्तमान में इस सूची में संख्या के दृष्टि से कितने प्रविष्टियां शेष रह गया है, तो 61 याद रखिएगा। समवर्ती सूची के बारे में अगर बात करें तो इसे तीसरी सूची भी कहते हैं और इसमें शामिल विषयों पर राज्य के विधायिका और संसद दोनों को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है। समवर्ती सूची में मूलतः 47 प्रविष्टियां थीं। बाद में 5 प्रविष्टियां 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ी गई और इस प्रकार वर्तमान में समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल 52 प्रविष्टियां हैं, 52 विषय हैं। अनुच्छेद 246 के संबंध में अगर बात करें तो जो इसमें उपबंध किया गया है, इस उपबंध के आधार पर आर्टिकल 246 के उपबंधों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। संसद को निष्कर्ष क्या है कि संसद को संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का जो है अनन्य अधिकार दिया गया है, एक्सक्लूसिव अधिकार है। साधारण स्थितियों में राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति है। अपवाद की स्थिति में ही संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों दोनों को समवर्ती सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, परंतु यदि किसी विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल के कानून में विरोध उत्पन्न होता है तो संसद के द्वारा निर्मित कानून को वैध माना जाएगा। ठीक है, और जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का प्रश्न है, यूनियन टेरिटरीज का प्रश्न है, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह उनके संबंध में भी सभी विषयों पर कानून बना सकती है, चाहे वे राज्य सूची के ही क्यों न हो। अनुच्छेद 248 इसके बारे में अगर बात करें तो अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है, आर्टिकल 248, और इसके अनुसार ऐसे विषय जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में वर्णित नहीं है उन पर विधि बनाने का जो अधिकार है केवल संसद को है। इस शक्ति के अंतर्गत उन विषयों पर कर अधिरोपण जो उन सूचियों में किसी में वर्णित नहीं है, इसका अधिकार भी संसद के पास है। संसद के पास शक्ति है कि यदि उसे राज्यों के कानूनों पर आपत्ति है तो वह स्वयं कानून का निर्माण कर सकती है और ऐसा सभी राज्यों पर लागू होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों के मध्य विभिन्न विधियों में विरोध होने पर जो है 2 मार्गदर्शक सिद्धांतों का सुझाव दिया है। पहला, अधिकृत क्षेत्र का सिद्धांत। यदि संसद और राज्य की विधियों में कोई विरोध नहीं है परंतु संसद के द्वारा विधि निर्माण के पीछे, याद रखिएगा, विधि निर्माण के पीछे यह आशय है कि उस विषय से संबंधित संपूर्ण क्षेत्र संसद के द्वारा निर्मित विधि के अधीन रहना चाहिए, तो बिना वास्तविक विरोध के भी राज्य के जो विधि है इसका मान शून्य हो जाएगा और यह सिद्धांत केवल समवर्ती सूची से जुड़ी विधियों पर ही लागू होता है। दूसरा है पृथक्करण का सिद्धांत।
यदि संसद तथा राज्य विधानमंडल के विधियों में कोई वास्तविक विरोध है और उसके कारण किसी न किसी विधि या उसके किसी भाग को शून्य घोषित करना आवश्यक है, तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 254 में वर्णित कथन विरोध की, याद रखिए, विरोध की मात्रा तक शून्य होगा, इस पर बल देते हुए, तो यह मतलब कि शून्य, अगर बात करें तो संसद और राज्य विधानमंडल के विधियों में, देखिए पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो क्या डिसाइड करता है कि संसद और राज्य विधानमंडल के विधियों में कोई वास्तविक विरोध है और उसके कारण किसी न किसी विधि या उसके किसी भाग को शून्य घोषित करना आवश्यक है, तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 254 में वर्णित कथन विरोध की मात्रा तक शून्य होगा पर बल देते हुए यह तय किया है कि जहां तक संभव हो विरोध के स्थिति में संपूर्ण अधिनियम को शून्य करने के स्थान पर केवल उस भाग को शून्य किया जाना चाहिए जिसमें वास्तविक विरोध है। संसद के द्वारा राष्ट्र सूची के विषय पर विधि निर्माण, देखिए सामान्यतः अगर बात करें तो संसद को राष्ट्र सूची के विषय पर विधि निर्माण का अधिकार नहीं है, परंतु कुछ अपवादित परिस्थितियों में संसद राष्ट्र सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। ये जो परिस्थितियां हैं, जो अपवादित मतलब की परिस्थितियां हैं, वो क्या है? पहला, राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर अगर बात करें, पहला जो मतलब की जो परिस्थिति है वो है राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर संसद जो है राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 249 में एक विशेष व्यवस्था की गई है और इस अनुच्छेद के अनुसार अगर बात करें, यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राष्ट्र सूची में शामिल किसी विषय पर विधि बनाए, तो संसद उस विषय पर संकल्प के प्रभावी रहने तक विधि बना सकेगी। राज्यसभा के द्वारा पारित ऐसा संकल्प 1 वर्ष से अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहेगा, परंतु राज्यसभा जितनी बार चाहे उपयुक्त विधि से इस संकल्प को आगे बढ़ा सकेगी। प्रत्येक बार संकल्प का विस्तार 1 वर्ष के लिए होगा। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए होगा और ऐसा संकल्प समाप्त होने के बाद संसद के द्वारा निर्मित विधि 6 महीनों की अवधि पूरी होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी। दूसरा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 250 में यह प्रावधान किया गया है कि जब देश में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू हो, तब संसद को राष्ट्र सूची में शामिल विषयों पर भारत या उसके किसी भाग के लिए विधि निर्माण का अधिकार होगा। संसद के द्वारा निर्मित ऐसी विधियां आपात की उद्घोषणा के समाप्ति के 6 महीने की अवधि पूरी होने पर समाप्त हो जाएंगी, परंतु संसद को यह शक्ति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात में ही प्राप्त होती है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत घोषित वित्तीय आपात में नहीं, याद रखिएगा। इसके बाद सातवीं अनुसूची के जो विषय हैं, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इसके जो लिस्ट है इसके बारे में देख लेते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं कि संघ सूची से संबंधित कौन कौन से विषय हैं। 4 ऑप्शन होंगे, आपको चूज करना होता है, तो इस तरह से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो संघ सूची के जो विषय हैं इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, जो संघ सूची है इसमें जो आता है उसको ध्यान रखिएगा। प्रतिरक्षा से जुड़े मामले आते हैं, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, परमाणु ऊर्जा, युद्ध और शांति, खनिज, बीमा, इसके बाद प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतरराष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, डाक व तार, समुद्री व हवाई मार्ग, बंदरगाह, बैंक से संबंधित, विदेशी व्यापार, जनगणना, डाक बचत बैंक, इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, मुद्रा, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक, आयकर, कृषि से भिन्न आयकर, याद रखिएगा, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, निगम कर, सेवा कर, लॉटरी और अवशिष्ट विषय आदि। इन सभी विषयों पर जो है केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद राष्ट्र सूची के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्र सूची में जो विषय शामिल है वह है लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल और ग्रामीण पुलिस सहित पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार और मेले, सट्टा व जुआ, पशुपालन, सिंचाई, गैस, शराब, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, टोल टैक्स और प्रति व्यक्ति पर कर, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, विलासिता के वस्तुओं पर कर आदि। इसके बाद अगर बात करें तो समवर्ती सूची पर अगर बात करें तो समवर्ती सूची जिसमें संसद यानी केंद्र और राज्य दोनों जो है इस विषय पर कानून बना सकते हैं और इसमें जो शामिल विषय है दंड विधि, प्रक्रिया विधि, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण व
परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, वृत्तियां, वाट माप यानी इसके अंतर्गत मानकों के नियत किया जाना शामिल नहीं है, याद रखिएगा। स्वच्छता और औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विद्युत, कीमत नियंत्रण, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, वन जीव जंतुओं का संरक्षण, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, आर्थिक और सामाजिक योजनाएं, जन्म मरण पंजीकरण आदि, ये सभी विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 251 में यह प्रावधान किया गया है कि जब आपात की उद्घोषणा के कारण राज्य सूची के किसी विषय पर संसद के द्वारा निर्मित विधि लागू हो तो उस समय राज्य विधानमंडल को भी उस विषय पर विधि बनाने का अधिकार होगा, लेकिन राज्य की विधि उस मात्रा तक जो है अपरिवर्तनीय रहेगी जिस मात्रा तक वह संसद के द्वारा निर्मित विधि के विरोध में है। तो अगर संसद मतलब कि संसद और राज्य कोई कानून बनाते हैं, आर्टिकल 251 में जो है जिक्र किया गया है कि आपात के उद्घोषणा के कारण राज्य सूची किसी विषय पर संसद के द्वारा निर्मित विधि लागू हो तो उस राज्य विधानमंडल का जो विषय है उस पर विधि बनाने का जो अधिकार है वो राज्य के विधि, जो राज्य का विधि बनाया गया उस विधि का मात्रा जो है उस मात्रा तक अपरिवर्तनीय रहेगी जिस मात्रा तक वह संसद के द्वारा निर्मित विधि के विरोध में है। इसके बाद राज्यों के सहमति या उनके विरोध पर अगर बात करें तो अनुच्छेद 252 में कहा गया है, अगर राज्यों की सहमति या उनके विरोध पर अगर बात आती है तो आर्टिकल 252 में प्रावधान है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध करते हैं तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकेगी और ऐसे अधिनियम का संशोधन या निरसन संसद के द्वारा ही किया जा सकेगा। इसके साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई अन्य राज्य इस कानून को अपनाना चाहे तो वह अपने विधानमंडल में इस आशय का संकल्प पारित करके उसे स्वीकार कर सकता है। उपयुक्त प्रावधान के आधार पर अगर बात करें तो संसद ने निम्नलिखित कानून बनाए हैं: वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 और मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994 आदि। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के संदर्भ में अगर बात करें तो अनुच्छेद 253 में संसद को यह विशेष शक्ति दी गई है कि वह भारत सरकार के द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन आदि में किए गए किसी निर्णय को लागू करने के लिए विधि पारित कर सकती है और ऐसे विधि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए हो सकती है। इस प्रकार पारित की गई विधियों को किसी राज्य का विधानमंडल इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता है कि ऐसा विधि से उसकी शक्तियों में कमी आई है। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अनेक अधिनियम पारित किए हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1947 और जिनेवा अधिसमय अधिनियम 1960 आदि। इसके बाद राष्ट्रपति शासन के दौरान अगर बात करें तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान राज्य के विधानमंडल की जो शक्तियां हैं कुछ समय के लिए केंद्र को प्राप्त हो जाती है और अनुच्छेद 357 में स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के विधानमंडल की जो शक्तियां हैं वो संसद के द्वारा या संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जाएंगी। राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के संबंध में अगर बात करें तो यह शक्ति संसद को संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 62 और 63 में जो है इन प्रविष्टि संख्या 62-63 से प्राप्त होती है कि इसके अनुसार यदि संसद विधि के द्वारा किसी संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर देती है तो वह उस संस्था से संबंधित सभी विषयों पर विधि बनाने के लिए अधिकृत हो जाती है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रशासनिक संबंध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, संघात्मक शासन प्रणाली में संघ तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का समायोजन करना एक जटिल समस्या है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 256 से 263 तक संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का जिक्र किया गया जिन्हें अग्रलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो अग्रलिखित वर्गों में जो है इसको विभाजित किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले सामान्य काल में प्रशासनिक जो संबंध है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सामान्य काल, जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू नहीं है तब की बात की जा रही है। तो सामान्य काल में केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला जो शीर्षक है, जैसे कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा।
देखिए, केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियां उनकी विधायी शक्तियों से अंतर संबंधित, इंटर रिलेटेड है। यानी जिन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है, उन पर प्रशासन करने की शक्ति केंद्र के पास है, और जिन विषयों पर राज्यों के विधानमंडल विधि बनाते हैं, उन पर राज्य सरकारें प्रशासन के लिए उत्तरदायी होती है। परंतु समवर्ती सूची के विषयों पर सामान्यतः राज्य सरकारें प्रशासन करती हैं। दूसरा, राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्तियां। केंद्र सरकार को संविधान के अनेक उपबंधों में यह शक्ति दी गई है कि वह उपयुक्त प्रशासन के संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश दे सके। ऐसे प्रमुख उपबंध निम्नलिखित हैं। पहला, अनुच्छेद 256 के तहत अगर बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिसे संसद के द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित हो। संघ अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है ऐसे निर्देश देने में कर सकेगा जो भारत सरकार को आवश्यक प्रतीत होते हो। इसके बाद दूसरा, अनुच्छेद 257 है। अनुच्छेद 257 के अनुसार अगर बात करें तो प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उसके राज्य क्षेत्र में केंद्र सरकार को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा न हो। साथ ही केंद्र को यह शक्ति भी दी गई है कि वह इस संबंध में राज्यों को निर्देश दे सके, और इस प्रकार के निर्देश कुछ विशेष महत्व के विषयों के संबंध में दिए जा सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, राष्ट्रीय अथवा सैनिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और रख रखाव के संबंध में। दूसरा, अंतर्राज्यीय रेल परिचालन तथा उसकी परिसंपत्तियों की रक्षा के संबंध में। यदि केंद्र सरकार अनुच्छेद 257 के अंतर्गत राज्य सरकार को कोई निर्देश देती है और उनके अनुपालन में राज्य को अतिरिक्त धनराशि व्यय करनी पड़ती है, तो उस अतिरिक्त धनराशि का भुगतान केंद्र के द्वारा किया जाएगा। यह राशि दोनों सरकारों की आपसी सहमति से निर्धारित की जाएगी, और यदि सहमति नहीं बन पाती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के द्वारा जो है राशि का निर्धारण किया जाएगा। तीसरा, कृत्यों का आदान प्रदान। अनुच्छेद 258 के अंतर्गत अगर बात करें तो केंद्र और राज्यों को यह शक्ति दी गई है कि वे निश्चित सीमाओं के भीतर जो है अपने कुछ कार्यों को एक दूसरे को सौंप सकते हैं, और इस अनुच्छेद के विभिन्न खंड जो विभिन्न खंड हैं, इन खंडों में दिए गए उपबंध जो निम्नलिखित है आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 258(1) के अंतर्गत, आर्टिकल 258(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार के सहमति से उस सरकार या उसके अधिकारियों को केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में शामिल विषय से संबंधित शक्तियां और कार्य सौंप सकता है। अनुच्छेद 282(2) के अंतर्गत अगर बात करें तो संसद अपने किसी विधि के अंतर्गत किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को ऐसी शक्तियां और कार्य सौंप सकती है जो वह उचित समझे, चाहे वे कार्य राज्य विधानमंडल के शक्तियों से परे हो। यदि केंद्र सरकार अनुच्छेद 258 के किसी उपबंध के आधार पर राज्य सरकार को कोई निर्देश देती है, तो राज्य सरकार के द्वारा उन कार्यों के निर्वाह में किए गए अतिरिक्त व्यय का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। और इसके बाद ऑल इंडिया सर्विस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं। संघात्मक देशों में केंद्र और राज्यों की सेवाएं अलग अलग होती हैं। दोनों सेवाओं का एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होता है, इंटरफेयर नहीं होता है, और भारत में इन सेवाओं को क्रमशः केंद्रीय सेवाएं यानी सेंट्रल सर्विस तथा राज्य सेवाएं स्टेट सर्विस कहा जाता है। भारत में इन दोनों के अतिरिक्त एक अन्य सेवा वर्ग है, इसे अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की जो विशेषता है वो ये है कि इनके चयन और प्रशिक्षण का जो कार्य है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि इन सेवाओं में नियुक्ति का अधिकार जो है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन जो है इन सेवाओं में, यानी जो ऑल इंडिया सर्विस है, इन मतलब अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त अधिकारी जो होते हैं केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन कार्य करते हैं। जब वे किसी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं तो उन पर तत्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का होता है, लेकिन अंतिम नियंत्रण जो होता है वो केंद्र का होता है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अगर बात करें तो राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। याद रखिएगा, अखिल भारतीय सेवाएं राज्य की स्वायत्ता और संरक्षण को सीमित कर संविधान के संघीय ढांचे का सिद्धांत जो है इसका उल्लंघन करती हुई प्रतीत होती है, और फिर भी इन सेवाओं का समर्थन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। यह आधार पहला जो है याद रखिए, केंद्र और राज्यों में उच्च स्तरीय प्रशासन की स्थापना में। दूसरा, पूरे देश में प्रशासनिक एकीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने में। और तीसरा, केंद्र और राज्यों के सामूहिक हितों के संबंध में सहयोग एवं संयुक्त कार्यों में। इसके बाद अगर बात करें तो पांचवा है परस्पर समन्वयकारी संबंध।
जो समन्वयकारी उपबंध है इसके बारे में देख लेते हैं। संघ और राज्यों के मध्य परस्पर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान के द्वारा निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। पहला है, अगर बात करें, पहला जो पॉइंट है, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, यानी पूर्ण विश्वास और मान्यता उपबंध। पूर्ण विश्वास एवं मान्यता उपबंध अनुच्छेद 261 के अंतर्गत यह कहा गया है कि संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाएं, अभिलेख तथा न्यायिक कार्यवाहियों को समस्त भारतीय क्षेत्र में पूरा विश्वास और पूरी मान्यता प्रदान की जाएगी तथा भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भाग में किसी सिविल न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश उस राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानों पर जो है निष्पादित किए जाएंगे। जल संबंधित, जो जल है, जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद विधि के द्वारा विभिन्न राज्यों के मध्य नदी घाटी या जलाशय आदि के जल के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। संसद ऐसे किसी विवाद के संबंध में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को निषिद्ध भी कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है, उसको मतलब कि रोक सकती है। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद के द्वारा नई बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है, न्यायाधिकरण की भी स्थापना कर सकती है। इसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसे अंतर सरकारी परिषद भी कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो जाता है कि ऐसे परिषद के गठन से सार्वजनिक हितों की पूर्ति होगी तो वह उसका गठन कर सकता है। संवैधानिक प्रावधानों और विभिन्न आयोग जैसे राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा सरकारी आयोग की अनुशंसाओं के फलस्वरूप 18 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, प्राइम मिनिस्टर। परिषद में प्रधानमंत्री और उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और प्रशासक, और इस परिषद के पदेन जो है मतलब कि जो मुख्यमंत्री व प्रशासक जो होते हैं इस परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष कौन होता है अंतर्राज्यीय परिषद का? तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और इसके द्वारा मतलब कि प्रधानमंत्री के अलावा उसके द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासक इस परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। तो मेंबर याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की जो अध्यक्षता है उसके द्वारा नियुक्त, मतलब कि अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित रहते हैं तो अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री के द्वारा जो है अध्यक्षता की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य जो है वो राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर सुझाव देना है। अंतर्राज्यीय परिषद पर विभिन्न राज्यों के मध्य या केंद्र और एक से अधिक राज्यों के मध्य समान हितों से संबंधित विषयों को जांच करना और उन पर सलाह देने का दायित्व दिया गया है। अंतर्राज्यीय विषयों से संबंधित नीतियों और कार्यवाहियों के बेहतर मतलब कोऑर्डिनेट करने के लिए कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बेहतर समन्वय के लिए भी यह परिषद जो है अनुशंसाएं कर सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य कानूनी और गैर कानूनी दोनों प्रकार के मामलों से जो है कानूनी और गैर कानूनी दोनों प्रकार के मामलों से संबंधित हो सकता है, किंतु उसकी जो प्रकृति है सिर्फ एडवाइजरी होती है, सलाहकारी प्रकृति होती है। अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई थी, याद रखिएगा। इसके बाद एकीकृत न्याय व्यवस्था, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में कार्यपालिका और विधायिका के संबंध में दोहरी व्यवस्था अपनाई गई है, परंतु न्यायिक व्यवस्था में द्वैध नीति ड्यूअल पॉलिसी के स्थान पर एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर और उच्च न्यायालय इसके नीचे है। यह एकल व्यवस्था ही केंद्र और राज्य दोनों के विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। यह व्यवस्था पारस्परिक टकराव और भ्रांति को समाप्त करते हुए अपनाई गई है। राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित राज्य के राज्यपाल
राज्य के राज्यपाल से परामर्श की जाती है। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किया जा सकता है और पद से भी हटाया जा सकता है। संसद विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। 7वां है अन्य संवैधानिक प्रावधान। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संविधान में कुछ अन्य उपबंध भी हैं जो केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। जैसे पहला है, राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति राज्यपाल के पास है, किंतु उसे पद से हटाने का जो अधिकार है केवल राष्ट्रपति को दिया गया है। दूसरा, राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु उन्हें पद से हटाने की जो शक्ति है केवल राष्ट्रपति के पास है। तीसरा, राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल होते हैं, किंतु उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। ये बात जो है आपको ध्यान में रखना है। 8वां है संविधानेतर प्रावधान। संविधानेतर केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को प्रभावित करने वाले अनेक कारक ऐसे हैं जो संविधान में वर्णित नहीं है। जैसे में अनेक सलाहकारी निकाय जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, क्षेत्रीय परिषद और केंद्र तथा राज्य के मध्य समन्वय बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी मतलब कि अगर बात करें तो केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं और ये ऐसे कारक हैं जो संविधान में वर्णित नहीं है। इसके अतिरिक्त कई ऐसे सम्मेलन भी होते हैं जो केंद्र और राज्यों के कार्य में सामंजस्य बढ़ाने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन सभी में अध्यक्षता केंद्र के प्रतिनिधि के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपातकाल में जो प्रशासनिक उपबंध हैं इसके मतलब कि यहां से हम लोग नेक्स्ट सेशन में यहां से कवर करेंगे। तो आज के लिए ये सेशन यहीं तक जो है विराम मतलब कि इस सेशन को करते हैं, विराम लगाते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपातकाल से जो संबंधित उपबंध है, प्रशासनिक उपबंध या वित्तीय उपबंध, इन सभी के बारे में चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।